आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद आर्यन में। और आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं भारतीय इतिहास को। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को आप सभी जानते हैं 3 सेक्शन में बांट के देखते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। तो हम यहाँ पर आज जो शुरू करेंगे वो प्राचीन इतिहास से करेंगे और बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जहाँ पर जो नया बच्चा है और जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए इस तरीके से इस क्लास को सेट किया गया है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री से उस सभी को यहाँ पर आज हम कवर करेंगे। तो बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे पहले हम टॉपिक वाइज देखेंगे और साथ ही के साथ उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में भी बात करें। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं प्राचीन इतिहास की और देखेंगे कि किस तरीके से जो एक आदि मानव था जिसको कुछ नहीं पता, आराम से मस्त जिंदगी थी, है ना, फिर धीमे धीमे उसको कुछ उसकी समझ ऐसी चीजों की तरफ गई जो कि आज का जो जीवन है हमारा वो पूरी तरीके से क्या है, परिवर्तित करता है। ठीक है, तो चलिए इसी की जो शुरुआत है इसी को यहाँ पर देखेंगे। तो प्राचीन समय में जो घटनाएं हुई हैं, है ना, उनके साक्ष्य हमें किस तरीके से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमें प्राचीन में हुई घटनाओं का विवरण देते हैं। तो इसको जानते हैं कि प्राचीन इतिहास को अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्य तौर पर जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उनमें कौन कौन से हैं। एक तो हो जाता है आपका धर्म ग्रंथ। ठीक है, कौन सा हो जाता है आपका धर्म ग्रंथ। इसमें क्या जाते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें धर्म ग्रंथों में बहुत सारे धर्म ग्रंथ आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, वेद हो गए, पुराण हो गए, है ना, इसके अलावा उपनिषद, आपने नाम तो सुना ही होगा। ये सभी क्या है, एक तरीके के लिखे हुए लिखित साक्ष्य हैं जो कि हमें प्राचीन इतिहास में हुई घटनाओं का विवरण देते हैं और इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को जो प्राचीन समय में हुई उसका विवरण किसी न किसी लेखक के द्वारा यहाँ पर कुछ ग्रंथों के माध्यम से किया गया है। कुछ जो भी अनुभव थे उन लेखकों के उस पीरियड में उन सभी को उन्होंने एक किताब में क्या कर दिया, लिख दिया कि भाई हम जब जिंदा थे तो ऐसी ऐसी घटनाएं इस राजा के द्वारा की गई थी, कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें। तो वो उन सभी चीजों का वर्णन जो है हमें ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है। इसी तरीके से विदेशियों के द्वारा दिया गया विवरण यानी कि रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स, जो भी विदेशी आए थे। तो पहले भी क्या था, प्राचीन समय से ही भारत के साथ व्यापारिक संबंध जो है अन्य देशों के साथ बने हुए थे, जैसे कि मैसिडोनिया, मिस्र हो गया, चाइना हो गया। तो यहाँ पर जो लोग थे वो व्यापार भी करते थे, लेकिन व्यापार के अलावा आप देखोगे कि जो विदेशी आते थे या तो वो यात्रा के लिए आते थे, ठीक है, भ्रमण करने, घूमने आ गए हैं, या फिर आपको पता है कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है, रहा है, जहां पर हमें बहुत बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय है, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जहां की शिक्षा को आज भी सराहा जाता है। अगर वो धरोहर आज भी हमारे पास एज इट इज संरक्षित होती तो पता नहीं आज भारत जो है वो किस मुकाम पर होता। तो यहाँ पर विदेशियों के द्वारा भारत की इस विशाल और बिल्कुल विस्तृत तरीके से जो विवरण है वो कहीं ना कहीं जो यात्री आए हैं उनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं उनमें भी विवरण मिलता है। ठीक है, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो यात्री आए उनके द्वारा, जिसमें बहुत सारे हैं, चाइना से भी आते हैं, इंडोनेशिया से भी आते हैं, यूनान से भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों की। पुरातत्व का मतलब हो गया प्राचीन समय में जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि वहां पर प्राचीन समय में कोई ईंट मिल गई या फिर कोई औजार मिल गया, आभूषण मिल गए, वस्त्र मिल गए, या कोई भी ऐसी चीज जो कि हमें प्राचीन समय में लोगों के रहन सहन के विवरण को बताता है ना। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर सकते हैं किसकी, पाषाण काल की, स्टोन एज, जहां पर किस तरीके से आदि मानव जो है वो औजारों का प्रयोग करता था, है ना, पहिए का उपयोग किया गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, एविडेंस जो है, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर
इन सभी चीजों का क्या मिलता है, हमें पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों के माध्यम से पता चलता है। तो अभी हमने ये जाना कि किस तरीके से हम इतिहास को किन किन माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये बहुत जरूरी है ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है, कैसे हम पता करेंगे। ठीक, चलिए इसी को हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे एक एक करके कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करें वेद की, तो वेद में मैंने आपको बताया वेद होते हैं, पुराण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्राचीन इतिहास से जो क्वेश्चन आते हैं आपके वनडे एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो भारत में धर्म ग्रंथ हैं जिनकी संख्या, वेदों की संख्या कितनी होती है, कितनी है। तो यहाँ पर 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। ठीक है, तो ये 4 वेद हैं। इसी तरीके से आपके बहुत सारे वायु पुराण हो गया, बहुत सारे आपके 18 जिनकी संख्या है किसकी, पुराणों की। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है ये भी पूछा जाता है। ये देखो यहाँ पर ये जिस तरीके से लिखे हुए ग्रंथ है ना, ये कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को और अच्छे से एलाबोरेट करेंगे। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो भी आपके वेदों के सहयोग के लिए ही तैयार किए गए थे। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। वेदांग को बात करें तो ये क्या है, वेदों को समझने के लिए लिखे गए वेदांग है। ठीक है, जिनकी संख्या कुल कितनी है, 6 है। कितने वेदांग है आपके, 6 वेदांग हैं। उपनिषदों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, ठीक है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उपनिषद का ही भाग है मुंडको उपनिषद, जिससे कि क्या लिया गया है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते। ठीक है, किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद। जिन और अगर आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 है। इसके अलावा यहाँ पर आपके धर्म जो ग्रंथ है उसमें बौद्ध साहित्य भी आ जाता है, जिसमें आपकी जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं जो कि बुद्ध धर्म के बारे में विवरण देती है। इसी तरीके से कथा वस्तु जो कि महात्मा बुद्ध के बारे में बताता है। जैन साहित्य में आपका भगवती सूत्र है और कल्प सूत्र, ये दोनों जैन साहित्य, जैन धर्म से संबंधित और वहां पर समाज की जो परिस्थिति थी, स्थिति, उस सभी चीजों का वर्णन हमें इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं। क्लियर हो रही है एक एक चीज, बिल्कुल एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बिल्कुल सरल और एकदम सिंपल वे में समझेंगे। और अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो डेफिनेटली आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको एटलीस्ट माइंड में ये हिट करना चाहिए कि हाँ ये चीजें हुई थी। क्योंकि पता क्या होता है, बुक लेके हम जब पढ़ने बैठते हैं तो सारा कुछ लिखा होता है और सीक्वेंस में नहीं होता है। तो उस सीक्वेंस में ना होने के कारण क्या होता है, आपको चीजें याद नहीं होती हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी चीज को कर रहे होते हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाता है और आपके दिमाग जो है ना आपका, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, ज्यादा उलझी चीज नहीं है, याद हो गई, है ना। तो उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी, वेदों की। तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इन सभी वेदों में अलग अलग चीजों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है होत्र, यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है, पाठन करता जो है उसको क्या कहते हैं, होत्र। ठीक है, इसको, ये कौन है, पाठन करता, यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को यहाँ पर क्या कहा जाता है, होत्र या फिर पाठन करता। सामवेद में जो पाठन करता है, जो पढ़ता है, उसको बोलते हैं उद्रात। यजुर्वेद में जो पाठक करता होता है उसको बोलते हैं अथर्वयु। ठीक है, क्या बोलते हैं, अथर्वयु। और अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसको बोलते हैं हम ब्रह्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है ये वेद क्या है, किसी न ग्रंथ है ना, ग्रंथ का मतलब क्या है, एक तरीके की किताब बनाई गई है, एक तरीके की किताब लिखी गई। वैसे इन सभी वेदों को कई सारे लोगों के द्वारा लिखा गया है।
ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर एक नाम आता है महर्षि, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का, ठीक है। इन वेदों को संकलित कर कर एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का जो कार्य है ना, वो किसके द्वारा किया गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसको लिखा कई सारे लोगों के द्वारा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, ऋग्वेद क्या है? एक तरीके की वो पुस्तक है और उसमें आपके 10 मंडल, जिस तरीके से एक किताब होती है उसमें आपके कुछ चैप्टर होते हैं, उसमें कुछ सब टॉपिक होते हैं, उसके अंदर भी छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ऋग्वेद को भी बांटा गया है, जिसमें इसके 10 मंडल हैं। हर चैप्टर में किसी अलग चीज का वर्णन किया गया है। 128 सूत्र है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पर 1462 क्या है? रचनाएं हैं, ठीक है। किसमें बात की गई है? ऋग्वेद की। अब यहाँ पर इन सभी वेदों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि उनमें किस चीज का वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपने अभी तक एग्जाम विद अरिहंत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, और इसी तरीके की जो क्लास है वो आपकी रेगुलर चलेगी और बहुत सारा कंटेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार सरल तरीके से, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप आसानी से टारगेट कर सकें, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर हम किसके बारे में? सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि इसके जो संकलन करता है वो कौन है? आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं या सारे वेदों की बात करें, सारे वेदों को जो संकलित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। इसके पाठनकर्ता को हम होत्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऋग्वेद में किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो सबसे प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पहले लिखा गया। तो उसमें कौन सा जाता है? आपका ऋग्वेद आता है। एक लिखित साक्ष्य, ठीक है, ये एक प्रथम लिखित साक्ष्य है जो पढ़ा जा सका, ठीक है। इससे पहले भी कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीनतम है और इसको पढ़ा भी जा चुका है। इसके अलावा इसमें बात करें तो इसमें वर्णन किस चीज का? तो उस समय, प्राचीन समय में, यानी कि वैदिक पीरियड में जो सामाजिक व्यवस्था थी, है ना, किस तरीके की आर्थिक व्यवस्था थी, किस तरीके का लेन देन था, लोग किस तरीके से रहते थे, समाज में क्या मान्यताएं थी, है ना, क्या आर्थिक अवस्था थी, उन सभी चीजों का वर्णन किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर ईश्वर की महिमा, ठीक है, सूर्य देवता का बहुत वर्णन किया गया है, इंद्र का बहुत वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें इंद्र देवता का सबसे अधिक बार विवरण किया गया है ना, वर्णन किया गया है? तो वो कौन सा है? आपका ऋग्वेद। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि 8वें मंडल, अभी हमने देखा था ना, इसके ऋग्वेद के कितने? 10 मंडल थे, है ना। और इसमें 8वें मंडल में, यानी कि जो 8वां चैप्टर है, उसको हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा गया? यानी कि जो 8वां चैप्टर है उसमें हस्तलिखित जो रचनाएं हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? खिल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उनको खिल कहा गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8वें मंडल में। इसी तरीके से हम बात करें तीसरे मंडल की, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र, इसको तो आप लोग बिल्कुल पूरा का पूरा मंत्र जो है वो आपके जुबान पे होगा, है ना, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चों को जो गायत्री मंत्र है वो एक पॉजिटिव एनर्जी मोटिवेशन के लिए, है ना, असेंबली में खड़ा किया जाता था। कुछ लोगों को बोरिंग भी लगता था, लेकिन वो जो आप नींद में भी सुबह सुबह, क्योंकि नींद खराब करके आते थे, असेंबली में खड़े हुए हैं, नींद खराब है, फिर वहीं पे असेंबली में सो भी रहे हो, काफी सारे बच्चों को देखा है मैंने। तो वहां पे क्या होता है, लेकिन
जो असेंबली में बोला जा रहा है ना, जब गायत्री मंत्र का जाप हो रहा होता है तो क्या हो रहा है, तो आपकी लिपसिंग लगातार चल रही होती है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, किस मंडल से, तीसरे मंडल से, किसको समर्पित है, और सूर्य देवता को, और इसको लिखा किसके द्वारा गया है, तो विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र के द्वारा। अब देखो इसका जो 10वां चैप्टर है, जो कि अंतिम चैप्टर है, 10वां मंडल, इसमें चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है, यानी कि समाज को 4 वर्गों में विभाजित करके देखता है काम के आधार पर। किस आधार पर, 4 वर्णों में विभाजित किया है कार्य के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हो जाता है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आज क्या है, एक तरीके की जाति हो गई है ना। ये वर्ण व्यवस्था जो है आज के समाज में अलग है, उस समय में अलग तरीके से इसको तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कोई जन्म के आधार पर नहीं था कि कोई ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा या शूद्र होगा। यहाँ पर जो ब्राह्मण होते थे वो शिक्षा का कार्य देखते थे। ठीक है, शिक्षा संबंधी जो भी कार्य होता था उनको देखने वाले वो क्या कहते थे, जो भी कार्य शिक्षा संबंधी करते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। रक्षा संबंधी कार्य वालों को हम क्षत्रिय कहते थे। ठीक है, वैश्य जो होते थे उनका कार्य क्या होता था, व्यापार का, और शूद्र का काम होता था सेवा का। ठीक है, और ये जन्म के आधार पर नहीं है, यानी कि कोई भी जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकता था, कोई भी रक्षा कार्य में भी जा सकता है, कोई भी सेवा कार्य से शिक्षा कार्य में आ सकता था। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ वर्क है वो यहाँ पर लागू होता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। अच्छा, यहाँ पर जो ये कैटेगरी बांटी गई है इसको आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा, जांग और चरणों से क्या की गई है, इसकी कल्पना की गई है। यानी कि इसको ब्रह्मा के सिर को क्या कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है, बाजुओं को कहा गया है क्षत्रिय, जांघों को कहा गया है वैश्य, और जो चरण है उनको शूद्र की उपमा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जो गाय है उसको अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है, अघन्या, जो मारे जाने योग्य नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी आपके ऋग्वेद से संबंधित। अगला है आपका सामवेद। साम का अर्थ होता है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी कि गीत संगीत की बात करता है। यहाँ पर जो भी आपके श्लोक होते थे, रचनाएं होती थी ना, उसमें श्लोक होते थे, मंत्र हुआ करते थे, है ना, संस्कृत में। ये सभी किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत में। तो उनको पढ़ने के लिए क्या करते थे, एक लय तैयार कर दी गई, यानी कि अब मंत्रों को हम गाकर जो है उसको बोला करते थे। तो ये जो गायन होता था ये कब होता था, यज्ञ के समय किया जाने वाला जो रचनाएं और मंत्र होती थी उनका उपयोग किया जाता था, उनको किसमें रखा गया है, सामवेद में। और इसके जो पाठक करता है वो कौन है, उद्राद। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसे, सामवेद को। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो किस वेद को कहा जाता है, तो आप कहेंगे सामवेद को। ठीक है, तो इससे संबंधित चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है ये युद्ध से संबंधित जो नियम थे, है ना, जो मंत्र थे, उन सभी के बारे में विवरण करता है। ठीक है, तो यजुर्वेद को मंत्र को पढ़ने वाले जो पाठन करता थे उनको अथर्वयु कहा जाता था। यहाँ पर मंत्रों और बलि जो दी जाती थी, है ना, बलि प्रक्रिया जो होती उसके बारे में विवरण मिलता है कि कौन कौन से मंत्र बलि के दौरान दिए जाने चाहिए, जो हवन होता है उस समय जाने चाहिए, जब कोई राजा किसी युद्ध पे जा रहा है तो वहां पर किस तरीके के, मतलब उसको उत्साहित, प्रोत्साहित और अच्छी विजय के लिए उसकी कल्पना करने के लिए किस तरीके के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उन सभी चीजों का विवरण यहाँ पर मिलता है। यज्ञ के नियम, विधि विधानों का संकलन है, बलिदान की विधि। ठीक है, तो आप समझ गए कि
जो बलिदान, पहले आपने देखा होगा कि बकरा पूरा का पूरा बकरे की बलि दी है, या फिर मतलब बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती, यहाँ तक कि नर बलि भी दी जाती थी, है ना, मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी, महिलाओं की भी बलि दी जाती थी, कुछ कुछ केसेस में आप देखोगे कि बच्चों की भी दी जाती थी। ठीक है, तो जो बलि विधान का था उसके बारे में भी यहाँ पर विवरण मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, यहाँ पे जो बलियां है ना वो अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजों में है, सारी की सारी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अलग पशु बलि की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर अथर्ववेद की बात करें, सबसे अंतिम वेद है। यहाँ पर सबसे प्राचीन कौन सा था, आपका ऋग्वेद था, और सबसे आखिरी में लिखा गया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अब देखो यहाँ पर अथर्ववेद जो है ऋषि अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इस वेद का नाम क्या पड़ा है, अथर्ववेद पड़ा है। मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण करता है, यानी कि समाज में जो लोगों की मान्यताएं थी, विश्वास थी, आस्था थी, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन करता है। तो यहाँ पर मनुष्य के जो विचार थे वो हो सकता है पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी होते हैं। अगर वो ईश्वर को मानते हैं तो वो शैतान को भी मानते हैं। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में भी वर्णन मिलता है। कन्या के जन्म की निंदा की गई है, यानी कि जो बालिका जन्म है उसकी यहाँ पर निंदा की गई है। यहाँ इसमें आपकी गृह निर्माण, कृषि उन्नति, विवाह, राजभक्ति और औषधि, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि औषधियों का विवरण या रोग संबंधी विवरण जो है वो आपको कहाँ पर मिलता है, तो याद रखिएगा कहाँ पर मिलता है, आपके अथर्ववेद में। इसके अलावा तंत्र मंत्र, मैंने बताया ना आस्था कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर आस्था आप देखेंगे तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, औषधियों का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। तो इस तरीके से जो आपके 4 वेद हैं वो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे कि नेक्स्ट हमारा क्या था, विदेशियों के द्वारा जो विवरण किया गया है ना, जो विदेशी यात्री आए उनके द्वारा क्या क्या विवरण किया गया। तो सबसे पहले आए हैं आपकी यूनान और रोम के जो लेखक हैं। ठीक है, कुछ यूनानिया और रोमन लेखक जो भारत आए उनके द्वारा विवरण किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर चीनी लेखक भी आए और अरबी लेखक। इसमें कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हेरोडोटस की। ठीक है, हेरोडोटस जो कि कहाँ से आया, यूनान से आया, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसने इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से विवरण किया, यानी कि इतिहास में जो घटनाएं हुई उनको क्या किया, एक सीक्वेंस दिया है। क्योंकि कुछ पता नहीं है ना कि कौन सी घटना कब हुई है, लेकिन उसने कितनी स्टडी की होगी, कितना सारा चीज जो है वो इकट्ठा किया होगा, सोर्सेस इकट्ठे किए होंगे और एनालिसिस किया होगा कि कौन सी घटना पहले हुई है, बाद में हुई। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका मेगास्थनीज। ठीक है, दूसरा कौन सा है, मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर जो कि मैसिडोनिया से आया था। ठीक है, ग्रीक ये राजा था, उसका राजदूत बनके कौन आया, मेगास्थनीज। क्वेश्चन कैसे आता है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था और किसके कार्यकाल में आया, तो ये राजदूत था मेगास्थनीज का, किसके कार्यकाल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके शासन काल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के। अब जब ये इसके कार्यकाल में आया तो इसने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, इंडिका, इसकी बुक बहुत बार पूछी गई है कि मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक है जो लिखी गई है जो कि मौर्य साम्राज्य का विवरण देती है, उसका नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर है डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस जो कि यहाँ पर सीरिया से राजदूत बनकर आया था। अब बात करेंगे यहाँ पर चीनी यात्रियों की। चीनी यात्रियों में सबसे पहले आया आपका फाहियान, यहाँ पर काहियान लिखा है, ये काहियान नहीं होगा बल्कि होगा फाहियान, फाहियान। ठीक है,
ये किसके काल में आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया, जो जिस टाइम पर होगा उसी के बारे में विवरण देगा। इसके अलावा ये शिक्षा बौद्ध शिक्षा के लिए भी भारत आया था। दूसरा है आपका संयुंगन, ठीक है, कौन सा है? संयुंगन। ये किस लिए आया था? ये बौद्ध शिक्षा के लिए आया था। इनका क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, अगर आपसे पूछा जाए ना, तो सबसे पहले फाहियान आया, उसके बाद संयुंगन आया, फिर आता है हुएंगसांग। किसके काल में आता है? हर्षवर्धन के, ठीक है, किसके काल में आता है? हर्षवर्धन के। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है, 2 साल तक ये शिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद कुछ समय तक ये शिक्षक के रूप में भी नालंदा विश्वविद्यालय में कार्य करता है। और इसी के द्वारा जब ये पूरा भारत का उस समय का जो टाइम पीरियड था हर्ष का, उन सभी पर क्या करता है? एक बुक लिखता है, जिसकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसका नाम है CU की, ठीक है, कौन सी है? आपकी CU की, जो कि ये जितना कुछ भी यहाँ पर जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, है ना, उन सभी के बारे में विवरण किया। इसके अलावा इसने जो समाज में वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में भी वर्णन किया है। किसमें? अपनी पुस्तक CU की में। किसके द्वारा किया गया है? हुएंगसांग के द्वारा किया गया। इसके बाद आता है इत्सिंग, ठीक है, और ये भी क्या करता है? नालंदा विश्वविद्यालय में आकर बौद्ध शिक्षा ग्रहण करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरबी लेखकों की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अल बरूनी का। किसका नाम आएगा? अल बरूनी का। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया और इसकी एक बहुत ही फेमस किताब है किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, जिसमें इसने भारत की खोज का विवरण किया है। किसने किया है? आपके अल बरूनी ने। दूसरा है आपका इब्न बतूता, ठीक है, दूसरा कौन सा है? आपका इब्न बतूता, जो कि कहाँ से आया? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में, कि जो इब्न बतूता है ये किस देश से आया था? ये आया था मोरक्को। मोरक्को कहाँ पर है? बताइए कमेंट करके, ठीक है, मोरक्को से आया था और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था रहला, ठीक है, यात्रा वृतांत था। और ये किसके शासन काल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। जब इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आता है और जब मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है तो उसको एकदम इम्प्रेस कर देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसी को दिल्ली का काजी और खुश होकर कहता है कि भाई जो दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था है उसको तुम देखो, तो उसको काजी बना दिया जाता है दिल्ली का और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। किसे? आपके इब्न बतूता को। तो ये आपके विदेशी यात्री थे जो कि भारत आए और इन्होंने यहाँ पर विवरण किया, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसको डिवाइड किया गया है। प्राचीन समय में जो कुछ भी जो मानव के द्वारा यहाँ पर जो भी घटनाएं हुई हैं तो उनको एक क्रम दिया गया है। उस पीरियड को हमने कुछ सेक्शन में बांटा है। तो यहाँ पर इसके लेखन के आधार पर विवरण किया गया है, यानी कि ऐसा पीरियड जब कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है, जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो इस पीरियड को हम प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पाषाण काल में भी आप देखेंगे कि इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसमें भी आप देखोगे एक समय ऐसा होता है जब मानव कुछ भी नहीं जानता है, कच्चा मांस खाता है और आराम से मस्त रहता है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है उसको थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलने लगती हैं, शिकार करने के तरीके पता चल जाते हैं, वो औजार बनाना शुरू कर देता है, आग की खोज कर लेता है और जैसे जैसे वो नव पाषाण काल तक पहुंचता है वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से जीवन यापन करना सीख जाता है, वो कृषि करना सीख जाता है, वो पहिया का आविष्कार कर लेता है, पशुपालन करना सीख जाता है ना। तो यहाँ पर ये सभी चीजें हम प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मनुष्य जो है वो जीवन यापन संबंधी कार्यों को कर रहा है तो क्या उसके दिमाग में कोई लिखित चीज आएगी? नहीं। तो यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कैसे साक्ष्य मिलेंगे? पूरा तात्विक साक्ष्य, जिसमें क्या हो जाएंगे कि किस तरीके से कौन से फसल का यूज करते थे, किस पशु का
किस पशु को पालतू बनाया गया, ये सभी चीजें जो है हमें यहाँ पर पता चलती है। किसमें? ऐतिहासिक काल में, जिसको पाषाण काल को हम स्टोन एज भी कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं। इसके बाद आता है आद ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जब लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि वो अपठनीय है, लिखे गए हैं, अब मतलब वो जो भाषा है उसको अभी भी समझा नहीं जा चुका है। ठीक है, तो ऐसी जो सभ्यता है वो कौन सी है? इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आप अभी भी देखो तो वहां पर जो लोगों के रहने का तरीका था, जो भवन निर्माण के तरीके थे, उन सभी की चीजों के बारे में स्टडी हो चुकी है, लेकिन वहां पे जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में अभी भी हमें बहुत, इतिहास की बहुत सारी जानकारी अभी जो है वो हमें जानना बाकी है, जिसपे लगातार जो हमारे इतिहास वेद हैं वो इस पे अध्ययन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इतिहास में जुड़ी कुछ और भी बिल्कुल अद्भुत चीजों के बारे में पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा आ जाता है आपका ऐतिहासिक काल, जो कि पठनीय होता है, और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? वैदिक काल में। कहाँ पर देखने को मिलता है? वैदिक काल में। तो मैंने आपको बताया था ना, जहां पर हमारे धर्म ग्रंथ मिलते हैं, है ना, जहां पर हमारे धर्म ग्रंथ देखने को मिलते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से देखते हैं पाषाण काल में। बस ये ऐसा टाइम है, इसको बस एक बार गो थ्रू होना है और दिमाग में रखना है एक सिस्टम में। ठीक है, कि आप कुछ नहीं जानते थे, फिर आपको थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में पता चला, आपकी समझ विकसित हुई, आपने थोड़ा सिस्टमैटिकली अपने आप को रखने और खाने पीने और इन सभी चीजों का जो है परिवर्तन यहाँ पर आप मानव, जो आदि मानव होता है उसमें देखेंगे। तो पाषाण काल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव था वो कैसा था? आकेटक था, यानी कि शिकार करता था और मस्त रहता था। ठीक है, अब उसने शिकार किया तो उसको ये थोड़ी पता था कि उसको भून के खाना होता है, कच्चा नहीं खाना होता है, अगर कच्चा खाएंगे तो रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं पता था उसको, तो वो कच्चा ही खाता था। अब उसको रहने का भी नहीं पता था। तो आपको पता है प्राचीन समय में जो हमारे मौसम है वो लगातार परिवर्तित होता है, तो मौसम परिवर्तन के आधार पर वो अपनी रहने की जगह भी ढूंढ लेता था। ठीक है, जब बारिश आती थी तो गुफाओं में चला जाता था, गर्मी लगती थी तो पेड़ों पे घर बना के रहने लगता था, है ना, पत्ते पहनने लगता था। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वृक्षों पर रहते थे, बेडोल पत्थर, यानी कि अब क्या करना है? शिकार करना है, तो उनको जो पत्थर मिला उसको लिया और मार दिया, और वहीं पर जो भी शिकार हाथ लग गया उसको खा लिया। लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज जो हुई है वो हुई है आपकी आग की खोज। ठीक है, जो कि पूरे के पूरे अब आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से आदि मानव जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। अब मध्य पाषाण काल में आ गया, पका हुआ मांस खा रहा है, नुकीले पत्थर मिल गए हैं, त्रिकोण यानी कि उनको आकार देना सीख गए हैं, नव चंद्राकार, चंद्राकार, इस तरीके के, है ना, आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके के आज भी यूज करते हैं कुछ जगह। नव पाषाण काल में आप देखोगे अब और ज्यादा सक्षम हो चुका है, उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आराम से जाएंगे। अब तो पहिए की ऐसी वो चल गई है कि अब तो इतना एडवांस तरीके की जिंदगी हम लोग जिस फेज में रह रहे हैं वो बहुत अलग है। ठीक है, अभी अगर आदि मानव आ जाए तो एकदम घबरा जाएगा, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट है कृषि का उपयोग करना, स्थायी निवास। अब देखो यहाँ पर पहिए का आविष्कार कर लिया है, अब ये क्या होंगे, घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर खाके बीज फेंक दिया, देखा कि वो तो उग गया, है ना। इसका मतलब उनको ये समझ आ गया पानी पीना है, तो इसके लिए क्या करते थे, वो नदी के किनारे ही रहना शुरू कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लिया, अब अकेले रह रहे हैं तो पशुपालन करना शुरू कर दिया, जिसमें हम देखते हैं कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया, क्योंकि वो क्या होता है, काफी कनेक्ट कर पाता है लोगों से। मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया, जिसमें हमें कुल्हाड़ी देखने को मिलती है एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा है गेहूं और जौ की फसल। ठीक है,
गेहूं और जौ की फसल का सबसे पहले इस यहाँ पर उपयोग किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज किया गया वो क्या था? आपका चावल था। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो आपकी राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज की क्या स्थिति थी इसका विवरण करते हैं। ठीक है, हमने देखा इससे पहले हमने विदेशियों का विवरण भी देख लिया, उससे पहले हमने धर्म ग्रंथ भी देख लिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐतिहासिक ग्रंथ की। ठीक है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ में कुछ कुछ ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख लो और एज इट इज जैसे बता रही हूं उसी तरीके से याद कर लीजिए। पहला है आपका अर्थशास्त्र, दूसरा है आपका राजतरंगिणी, तीसरा ग्रंथ है आपका चचनामा, इसके बाद अष्टाध्यायी और फिर गार्गी संहिता। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये वो हैं जो कि आपके लगातार रिपीटिवली एग्जाम से पूछे गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की। इसको लिखा गया चाणक्य। आपने पढ़ा होगा चाणक्य की कूटनीति। चाणक्य को एकदम शातिर तरीके का दिखाया जाता है, लेकिन उसको समझदार बोलते हैं, यानी कि वो सही डिसीजन, इमोशनली डिसीजन नहीं लिए जाते हैं किसी भी राजतंत्र को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए। तो यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था चाणक्य को, है ना। तो यहाँ पर चाणक्य के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का बचपन का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इनके सहयोग से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो गद्दी पर बैठा और एक मौर्य साम्राज्य का जो यहाँ पर विस्तार है वो हमें इन्हीं के सहयोग से देखने को मिलता है। किसके? चाणक्य के। ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है? अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में। राजतरंगिणी की बात करें, इसको लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा और इसमें विवरण किसका है? जम्मू कश्मीर का विवरण है। इसमें इसको भी किस भाषा में लिखा गया है? आपके संस्कृत भाषा में। अगला है आपका चचनामा, अली अहमद। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चचनामा किसके द्वारा लिखा, या अष्टाध्यायी, या फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अली अहमद के द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम क्या है? चचनामा। और इस चचनामा में अरबों के द्वारा जो सिंध क्षेत्र है उस पर जो आक्रमण किया गया है उसके बारे में विवरण दिया गया है। और ये किस भाषा में है? फारसी। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अष्टाध्यायी और इसके लेखक है पर्णी। इसके लेखक कौन है? पर्णी, जो कि मौर्य की पूर्व और उससे उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में विवरण करते हैं। और ये भी किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। गार्गी संहिता बहुत बार पूछा गया है, किसके द्वारा लिखी गई है? कात्यायन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी गार्गी संहिता है इसमें ज्योतिष ग्रंथ यानी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा जो भारत पर यवन आक्रमण हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत पे हुए यवन आक्रमण का विवरण हमें कौन से ग्रंथ से, किसके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ से पता चलता है? तो गार्गी संहिता किसके द्वारा? कात्यायन के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा यहाँ पर। ये है आपके ऐतिहासिक साक्ष्य जो कि हमें, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी हमें इतिहास में हुई जो उस समय की साम्राज्य था, वहां की कैसी व्यवस्था थी, राजा किस तरीके से रहते थे, आक्रमण के समय क्या हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हमें ऐतिहासिक ग्रंथों से विवरण मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता जो कि कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। इसको अगर हम देखें तो इसको दो टाइम पीरियड में बांध के देख सकते हैं। ये 2400 से लेकर 1700 200 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। यहाँ पर जो बीसी लिखा है इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो गया, तो इससे पहले, इनके पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उनको क्या उल्टे क्रम में, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से पीछे। तो यहाँ पर जो घटनाएं है 2400 से लेकर आपकी 1700। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि 2400 से लेकर
आपकी 1700 BC तक, और इसके बाद का जो समय है उसको हम किस में काउंट करते हैं, AD में, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 जो अब हमारा समय है, जो अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड को देखते हैं, वो किस में आता है, आपका AD में काउंट किया जाता है। पहले जो था वो किस में था, आपका बिफोर क्राइस्ट। क्लियर है, इस टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा। अब देखो हड़प्पा सभ्यता जो है, इसकी खोज, इसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता किसने किया, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक एक जगह है पाकिस्तान में, वहां पर कुछ एक खंडर टाइप की जगह मिलती है, और वहां पर कुछ लोग जो हैं ईंटों को ले जाकर ऐसे ही अपने घरों को बनाने और जो ट्रैक है उसको निर्माण करने में उसको यूज करते हैं। अचानक यहाँ पर जो राय बहादुर दयाराम साहनी है, इनको पता चलता है और देखते हैं कि जो उन ईंटों की बनावट है वो एक विशेष तरीके से है, कुछ नक्काशीदार है, उनका एक अलग शेप है, इसका मतलब उनको किसी सभ्य मानव के द्वारा बनाया गया है ना। तो यहाँ पर 1921 में सबसे पहले रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसके द्वारा की गई, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में, जो कि पहले भारत का हिस्सा था। दूसरे ही साल आप देखोगे, अब देखो यहां से सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरे ही साल 1922 में सिंधु घाटी नदी के तट पर, क्योंकि इसी क्षेत्र में क्या हो रहा है, अब रिसर्च करना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर एक जगह मिलती है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसकी खोज किसने की, राखल दास बनर्जी ने। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार और अन्नागार, जहां पर अनाज रखा जाता है, वो जगह यहाँ पर प्राप्त हुई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको मैंने IVC लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में। इसके विस्तार की बात करें कि उत्तर में ये कहाँ तक क्षेत्र था, है ना, वेस्ट में कहाँ तक, ईस्ट में कहाँ, और साउथ में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पूरा का पूरा विस्तार जो है वो सिंधु नदी तंत्र में ही हमें देखने को मिलता है ना, क्योंकि कुछ जगह पाकिस्तान में है, कुछ जगह भारत में है, लेकिन क्योंकि ये सिंधु घाटी में ज्यादातर क्षेत्र है, तो इसीलिए इस सभ्यता को हमने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए विस्तार की बात करें तो उत्तर में ये मादा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी तक इसका विस्तार है। पश्चिम में इसका बलूचिस्तान में जगह है सुदका गेंडोर, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, दास्क नदी तक इसका पश्चिम में विस्तार है। दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद जगह है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी तक। और पूर्व में बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर है, हिंडन नदी के पास। तो यहाँ तक आपका विस्तार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हमें देखने को मिलता है। अगला हम देखें कि यहाँ पर जो प्रमुख स्थल थे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर जो साक्ष्य है ना, वो कौन से साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसी को फटाफट देखते हैं कि हड़प्पा में रावी नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान में, जहां पर मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, ठीक है, किसकी प्रतिमा मिलती है, मातृ देवी की। इसके अलावा यहाँ पर प्रकृति पूजा भी होती थी, ठीक है, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, ये सब आपको यहाँ पर प्रमाण देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें, सिंधु नदी तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार और अन्नागार मिला है। यहाँ पर जो नगरीय व्यवस्था थी बहुत सिस्टमैटिकली थी, ऊंचे ऊंचे चौतरे थे, घरों में दरवाजे भी थे, पीछे की तरफ विंडोज भी थी, है ना, जिस तरीके से आज के घर है। इसके अलावा लोथल और सोतकोदा की बात करें तो ये दो प्रमुख बंदरगाह हैं। लोथल जो है ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, और सुतकोदा की बात करें तो ये कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता जो पनप रही थी, उनके साथ जो व्यापारिक संबंध है उसके साक्ष्य हमें लोथल और सुतकोदा से प्राप्त होते हैं। तो ये प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पर चावल के भी सबसे पहले प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम
कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं, नक्काशीदार ईंटें मिली है ना, घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, कालीबंगा से। रोपड़ जो कि कहाँ पर है, पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। बनावली की बात करें, ये क्षेत्र आपका हरियाणा में है। यहाँ पर मिट्टी के बने हुए हल, ठीक है, जो कि खेत जोतने के लिए यूज किए जाते थे, वो यहाँ पर मिले हैं। धौलावीरा की बात करें, ये गुजरात में है और इसको वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है हाल ही में। तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें भारत के कितने स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है, तो उनकी संख्या क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या और प्रमुख चीजें हैं जो हुआ करती थी। तो मैंने आपको बताया प्रकृति पूजा करते थे, तो वृक्ष की, धरती की, उर्वरता की देवी यानी कि जो मिट्टी होती थी उसकी पूजा की जाती थी। शिव पूजा, जो स्वास्तिक चिन्ह है ना, आज हम लोग जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये भी कहाँ से हमें मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। इसके अलावा सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इनका व्यापार भी किया जाता था, बना ही नहीं जाते थे बल्कि व्यापार भी किया जाता था। अब यहाँ पर ये लोग रहते होंगे तो बोर होते होंगे, तो बोर होने के लिए क्या होगा, कुछ एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए ना लाइफ में। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए भैया पशुओं को लड़ा दिया, कर लो लड़ाई, है ना, तुम्हें देख के हम खुश हो जाएंगे, चलो भाई मछली पकड़ने चलते हैं, शिकार पे चलते हैं। इसके अलावा पासा भी खेला जाता है। यहाँ पर अग्नि पूजा भी की जाती है, ठीक है। शवों को दफनाने का एक प्रॉपर तरीके का संस्कार हुआ था, यानी कि जो दाह संस्कार हम लोग आज के समय करते हैं उस समय भी किया करते थे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम वैदिक सभ्यता, और जो कि जिसकी भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता में हमें धर्म ग्रंथ मिले जिसमें हमने मुख्य तौर पर वेदों को पढ़ा, है ना, इनको पढ़ा जा चुका, और इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत। तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो मानव है वो धीमे धीमे क्रमबद्ध तरीके से, एक पहले कहीं भी घूम रहा था, फिर उसने देखा कि नदी के किनारे बैठ के आराम से रहता हूँ, तो वहीं पे 4 लोग और इकट्ठे हो गए, छोटे छोटे से घर बना लिए, तो उसमें आपस में रहने लगे, है ना, तो जैसे ट्राइब्स रहते हैं, जनजातीय तौर पर रहने लगे। उसके बाद धीमे धीमे क्या होगा, एक कस्बा बन जाएगा, है ना। अब कस्बा बन गया है तो यहाँ पर अब इन सभी को देखने के लिए जो लेन देन है, व्यापार है, वहां पे रहन सहन है, उन सभी चीजों को सिस्टमेटिक किया जाएगा। तो यही अभी तक हमने देखा है। अब हम कहाँ पर देख रहे हैं, वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। हो सकता है कि अकाल पड़ा हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, उसका प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उसके समाप्त होने के बाद वैदिक जो सभ्यता है, इसको जो सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, जिनको क्या कहा गया, आर्य, कहाँ से, मध्य एशिया से आए हुए लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया, और इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृति। तो जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 काल में बांट के, 2 खंडों में बांट के देखते हैं, वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल का जो टाइम है वो 1500 से लेकर 600 बीसी तक है, और उत्तर वैदिक काल नहीं, ये 1500 से 600 नहीं होगा, ये 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, और ये उत्तर वैदिक काल जो कि वैदिक काल के बाद शुरू होता है 1000 से लेकर 600 बीसी तक देखने को मिलता है। चलिए फटाफट से इसके बारे में जानते हैं। वैदिक काल की बात करें तो आर्यों के द्वारा बसाया गया है, तो सीधी सी बात है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई होगी। अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में बताया गया है कि किसको क्या कहा जाता था। जैसे एक आदमी है, 2 लोग हैं, एक घर है, परिवार है, उसके बाद उसके रिश्तेदार है, एक समूह बन रहा है ना, धीमे धीमे कस्बा बन रहा है, तो उसको यहाँ पर बांटा गया है। तो कुल जो है यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। दूसरी है आपकी ग्राम। इसके अलावा मतलब कुछ लोगों के इकट्ठा करके उसके बाद विश्व,
फिर आता है आपका जन, और सबसे बड़ी इकाई जो है उसको क्या कहा गया है, वैदिक काल में राष्ट्र कहा गया है। इस वैदिक काल में दो समितियां होती हैं, सभा और समिति। ये मुख्य तौर पर जो भी वहां का राजा होता है, जैसे कस्बा होता है ना, जिसमें आपने देखा होगा ट्राइब में भी एक मुखिया होता है, तो वहां पर उसके द्वारा आदेश दिए जाते हैं। तो कुछ प्रमुख होते हैं, कुछ विशेष तरीके बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं कि भाई वो आक्रमण कर रहे हैं, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कुछ और चीजें जो यहाँ पर डिसाइड करते थे विशेष तौर पर। तो विशिष्ट लोगों के शामिल होते थे, उसको सभा कहा गया, और दूसरे थे समिति, यानी कि लोगों के लिए ही, लोगों के द्वारा डिसीजन लिए जाते थे, उसको समिति कहा गया, जिसमें सामान्य लोग भी भाग लेते थे, और स्थितियों जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उनको भी अनुमति थी। ठीक है, ये दोनों ही काम क्या करते थे भाई, जो भी परिवर्तन है समाज में उसके बेहतरी के लिए, जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए सलाह देते थे वहां के मुखिया और राजा को। ठीक है, मुखिया कौन हो गया, वही हो गया भाई, मुखिया ही राजा है, राजा ही मुखिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखोगे तो जो आर्य समाज था पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुषों के द्वारा जो है उसको रेगुलेट किया जाता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा थी उसका प्रचलन नहीं था। ठीक है, महिलाओं को भी देखोगे आप कि काफी फ्रीडम है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होगा, पर्दा प्रथा जैसी जो चीजें हैं वो भी शुरू हो जाएगा, बाल विवाह की जो प्रक्रिया है वो भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो अगर कोई महिला है, उसके पति की अगर डेथ हो जाती है तो उसी पति के ही छोटी भाई के साथ क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की भी अनुमति थी, जिसमें हमने देखने को एग्जाम्पल के तौर पर लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वास, ये महिलाएं हैं जिन्होंने इस समय में क्या किया है, शिक्षा ग्रहण की है। तो ये एक महिलाओं को शिक्षा ग्रहण संबंधी हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, तो आर्य मनोरंजन के लिए क्या करते थे भैया, संगीत, गाना बजाना, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ किया करते थे। ठीक है, और इसी समय आप देखोगे कि इनके द्वारा लोहे की खोज की गई, जबकि हमने देखा था इससे पहले पाषाण काल में तो वहां पर क्या थी, तांबे का यूज किया गया है। किसका, तांबे का। लेकिन जब तक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैदिक काल तक आते आते हमें लोहे की खोज भी कर चुके हैं। वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि जो वर्तमान नाम है उनका प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में ही ज्यादातर सभ्यता विकसित हुई थी, तो यहाँ पर आप उन्हीं नदियों को देखेंगे, झेलम, क्योंकि ये सभी सहायक नदियां किसकी, आपकी सिंधु नदी की। तो झेलम जिसे वितिस्ता कहा जाता था, चिनाब अस्किनी कहा जाता था, रावी को परुष्णी कहा जाता, सतलज, सुतुद्री, व्यास, विपासा, सदानीरा किसको कहा जाता था, गंडक। किस नदी को कहा जाता था, गंडक को। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि विस्तार क्या है। ठीक है, पौष्णी किस नदी का नाम है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो यहाँ पर, अब हम आ गए हैं उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था इसका टाइम पीरियड 1000 से लेकर 600 BC तक है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है वो अब जन्म के आधार पर हो गई, लेकिन हमने देखा था कि ऋग्वेद में जो हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी वो जन्म के आधार पे नहीं थी, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और जो क्षत्रिय है वो कार्य के आधार पर जो है वो वर्णों को विभाजित किया गया था। लेकिन लगातार उसी क्षेत्र में काम करते रहने के कारण अब ये उत्तर वैदिक तक आते आते क्या कर दिया है, अब इसको जन्म के आधार पर बना दिया गया है। ठीक है, जिसका जो काम है वो उसी जाति का माना जाएगा। अब यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। बताओ, 1500 से लेकर 1000 BC तक का समय है, जहां पहले आजादी थी, अब यहाँ पर धीमे धीमे क्या हो, रूढ़िवादिता आती जाएगी, है ना। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्यमेव जयते जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये मैंने आपको बताया था। उपनिषदों की संख्या कितनी है कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसी समय 2 बड़े महाकाव्य लिखे गए हैं, एक तो महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत को प्राचीन समय में जय संहिता कहा जाता था। क्लियर है, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये प्राचीन इतिहास की जो घटनाएं थी, जो कि हमने देखा कि किस तरीके से
क्रमबद्ध तरीके से चली आ रही थी, उसको हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है। एक बार इस क्लास को अच्छे से समझते हुए जरूर देखिएगा। अब क्योंकि हमने एक टॉपिक किया है तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम देखेंगे, जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन है उनके जो पैटर्न होता है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन किया गया है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो आपने देखा था ना कि जो वेद होते हैं उनके लिए क्या बनाए गए हैं, वेदांग भी थे, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ भी थे। तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो किससे संबंधित, ऋग्वेद से, शुल्क यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। तो यहाँ पर आंसर सही क्या हो जाएगा आपका, ऋग्वेद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ध्रुपद गायन शैली का वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद या फिर यजुर्वेद में। तो गायन की बात किसमें की गई थी, आपके सामवेद में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्विकली याद आ रहा है ना, रिवाइज कर पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, पायन के भारत आने का क्या मूल उद्देश्य था। पायन कौन था, एक चीनी यात्री था, है ना, चीनी यात्री थे। तो ये लोग क्या हुए, किस लिए आए थे, तो जो भी चीनी यात्री आए थे वो अधिकतर बौद्ध शिक्षा के लिए ही भारत आए थे। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए भारत आए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पायन किसके काल में आया था, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज के समान खेल के साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिलते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि कौन से साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, रोपड़ होगा, लोथल होगा, रंगपुर होगा या फिर हापुड़ होगा। तो इसके साक्ष्य मिलते हैं आपको लोथल से। ठीक है, लोथल से। लोथल और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है, प्रमुख बंदरगाह, जिसके माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां के लोगों के द्वारा व्यापार किया जाता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला सवाल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं की जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस में विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। जब नहीं लिखा होता ना, वो अक्सर एग्जाम में जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ना क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। तो अभी आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो कोशिश करिए कि फोकस होके ध्यान से पढ़िए। जैसी हैबिट बनाएंगे उसी तरीके से फिर आप तैयार कर पाएंगे। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, उसमें स्किप होते ही गलत हो जाता है। तो नहीं की जाती, शिव की, मातृ देवी की, विष्णु की या फिर पीपल के वृक्ष की। बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। इसका आंसर मैं नहीं, आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जो आज की क्लास है वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में जरूर आई होगी। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई भी डाउट होता है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं। एग्जाम विद आर्यन आपके साथ है। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से फटाफट जाकर एग्जाम विद आर्यन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।